Hello friends, welcome to Asana IAS. Hope you all doing good and I wish you always do good. Now in this video I am going to tell you why civil services exam is simple. सिविल सेवा परीक्षा इतना आसान सरल क्यों है? Oh my God, क्या बात कर लिया मैंने, बड़ी झूठ. I'm a liar. You might be thinking this is one of the most difficult exam that I have heard of. How it can be easy? This could be your feeling, right? So let's see why this exam is easy and how to clear this exam in the first attempt. Before starting, let me ask you one question. Most of you might be thinking this cannot be easy. This is one of the most difficult exam. So if I ask you why this exam is difficult, what is the reason you have come to conclusion that this is a difficult exam? Some of you might have given this exam before, but unfortunately could not clear it, so you have come to conclusion that it is a difficult exam. हो सकता है कुछ लोग होंगे आप में से ऑलरेडी दिया है, क्लियर नहीं हुआ तो आपने डिसाइड कर लिया है ये एग्जाम डिफिकल्ट है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. अगर किसी लोगों ने क्लियर नहीं किया है, क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है वे क्लियर नहीं कर पाने का. Yes, some of you might have heard through various media from childhood that this is very difficult exam and you have believed in that. अगर ये होता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने खुद नहीं देखा, किसी ने आपको बताया और आपने मान लिया. मे भी हो सकता है आपका सीनियर या आपका कजिन हु माइट बी टॉपर इन कॉलेज बट फेल्ड टू क्लियर दिस एग्जाम, तो आपको लगा है यार वे तो मेरा सीनियर बहुत ही अच्छा पढ़ता है, टॉपर है कॉलेज में, वही क्लियर नहीं कर पाया तो मैं कैसा क्लियर करूं, वे सच में डिफिकल्ट है. ये भी हो सकता है. और मे भी हो सकता है आपने सुना है सिलेबस बहुत वास्ट है, तैयारी नहीं कर पाएंगे, और इतना पढ़ने के बाद भी यूपीएससी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं चलता है कौन सी क्वेश्चंस आता है, कहां से आता है. ये सारे रीजंस हो सकता है. या किसी ने आपने सोचा होगा इतना लोग देता है, 5 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स होता है जस्ट फॉर 1000 सीट्स, इसलिए डिफिकल्ट है. दीज आर ऑल रीजंस यू कुड से टू मी. नाउ आई विल गिव यू आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस एंड प्रूव यू दैट दिस इज द मोस्ट इजी एग्जाम इन दिस कंट्री. But if you just believe in that, if you just believe that this is easy exam, it won't be easy to you. You need to understand the logic behind it. Why this exam is easy? If you can understand that logic, then it really becomes easy to you. Before starting, let me show you a small video clip. हम ऐसा ही पढ़ते हैं ना, मैं तो ऐसा ही पढ़ता था बचपन में. कल एग्जाम होगा तो आज रात को बैठेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, कुछ याद होगा उसके एक्टिव वॉइस में लिखेंगे एग्जाम में, उसी को फिर पैसिव वॉइस में लिखेंगे. 2 is less than 5, it means 5 is greater than 2. somehow हम एडिशनल्स बनाना सीख लिया तो हमका अच्छा मार्क्स भी आते थे उससे. अब क्या है, हमको आदत हो गया जो भी बोला बुक में लिखा हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए एज इट इज, मगअप करके या वैसा लेने को. वैसा ही अब हम क्या कर रहे हैं, किसी ने बोला वे एग्जाम डिफिकल्ट है, हमने मान लिया. उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है एग्जाम में. कैसा, मैं आपको दिखाता हूं. एक छोटी सी क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो सिविल सर्विसेज पेपर में ही आया है, प्रीलिम्स पेपर 2. पहले पेपर 2 लेते हैं, फिर पेपर 1 भी मैं बताऊंगा. क्वेश्चन ये है, उषा रन्स फास्टर देन कमला, समथिंग इज गिवन. मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ क्वेश्चन देखूंगा लास्ट में पूछ क्या रहा है.
इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना, इंफॉर्मेशन होता है फिर क्वेश्चन होता है, मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं। हु इज द स्लोएस्ट रनर, क्या पूछ रहा है, सबसे धीरे कौन दौड़ती है। नाउ एक एक लाइन पढ़ता हूं मैं, उषा रन्स फास्टर देन कमला, तो उषा कमला से तेज दौड़ती है, तो उषा इज नॉट रनिंग, उषा कैन नॉट बी द स्लोएस्ट रनर। आगे प्रीति रन स्लोअर देन स्वाति, दैट मीन्स स्वाति कैन नॉट बी द स्लोएस्ट रनर। Then Swati runs slower than Kamala. That means Kamala cannot be the slowest runner. तो प्रीति, who is left? प्रीति is the slowest runner. मैं आंसर करना कैसा नहीं सिखा रहा हूं, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग 2 lines I can answer a question. Then how this exam is difficult when such silly questions are coming in the exam? How can I decide this is a difficult exam? आपको लग रहा है एक क्वेश्चन इजी वाला ढूंढ के लेके आया मैंने, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं प्रूव करूंगा हर क्वेश्चन ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं हर क्वेश्चन ऑप्शन से ही ऐसा ही जाएंगे, उसकी अलग तरीका होगा, लेकिन तो डिफिकल्टी लेवल पे तो वैसा ही है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, व्हेन क्वेश्चंस आर सो इजी बट सिंस वी हैव fixed it in our mind that it is a difficult exam, because of that what happened, अगर आपको पहले क्वेश्चन ये होता है what is 2 + 3, still I believe you cannot answer this in 10 seconds. Options है 4, 5, 6, 7. हम तो इतना आसानी से आंसर नहीं करेंगे उसको, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्जाम है। इतना ऐसा क्वेश्चन आया है, इसका मतलब है इसमें कुछ है। क्यों पूछा वे 2 + 3 कितना है, इतना तो आसान नहीं हो सकता है सिविल सर्विस एग्जाम, इसमें कुछ लॉजिक है, इसमें कुछ ट्रैप है। हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे और पेपर को इतना सामने रख के देखेंगे 2 + 3 कितना है, 3 डायमेंशनल में 2 को इमेजिन करेंगे, 3 डायमेंशनल में 3 को इमेजिन करेंगे, 2 + 3 हाँ 5, 2 मिनट के बाद मार्क करेंगे यस 5 इज द आंसर, क्योंकि ये हम मान लिया है ये एग्जाम इजी हो नहीं सकता। तो बहुत क्वेश्चन इजी ही होता है, लेकिन हम उसको मानने को तैयार ही नहीं है, इसकी वजह से हम खुद इसको डिफिकल्ट बना रहे हैं पहले। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट कम टू न्यूट्रल ग्राउंड। आई एम नॉट सेइंग मेरा बात मान लो और बिलीव करो ये एग्जाम इजी है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं। आप ये मानो, आपको ये नहीं पता वे इजी है या डिफिकल्ट है, यू डू नॉट नो। टुडे आज हम जानेंगे वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट। फर्स्ट कम टू न्यूट्रल ग्राउंड। ऐसा मत करो मैं जितना भी लॉजिकली समझाओ लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं। नो यार, आप जो भी बोलो ये तो डिफिकल्टी है, अगर ऐसा आप रहेगा तो मैं इतना बोल के फायदा नहीं होगा। So I am requesting you first come on to neutral ground, then we will start. I am going to give you 5 simple messages. Try to understand these 5 messages and try to understand कितना वे सच है, अगर आपको लॉजिकली आपका सेंस क्या बोलता है उस पर आपको वर्क करना है। Don't think that एक क्वेश्चन मैं वैसा लेके आया हो। Take more questions if you want. I will take one more question from paper 2 this year 2017. 4 tests, physics, chemistry, mathematics and biology are to be conducted on 4 consecutive days. 4 टेस्ट है, वे टेस्ट का नाम भी मैं याद नहीं रखूंगा, कुछ टेस्ट है कुछ दिन में कंजिक्यूटिवली उसको कंडक्ट करना है। नाउ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। कुछ लिखा है, मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरा दिमाग को खराब नहीं करूंगा, सीधा पहुंचूंगा क्या पूछ रहा है। वे पूछ रहा है कि लास्ट लाइन में देखे विच इज द लास्ट टेस्ट हेल्ड, सबसे लास्ट कौन सी टेस्ट होगा ये पूछा है। नाउ पढ़िए क्या इंफॉर्मेशन दिया है, फिजिक्स इज हेल्ड बिफोर का मतलब फिजिक्स किसी से आगे हो रहा है, इसका मतलब फिजिक्स कैन नॉट बी द लास्ट टेस्ट, गलत, ये इज आउट। नाउ बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, दैट मींस सम टेस्ट इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, दैट मींस बायोलॉजी कैन नॉट बी द लास्ट टेस्ट। Then chemistry is conducted exactly after 2 tests. So 4 में केमिस्ट्री 2 टेस्ट के बाद हो रहा है, इसका मतलब केमिस्ट्री इज नॉट द लास्ट टेस्ट। सो लास्ट टेस्ट क्या हो सकता है, मैथमेटिक्स, इस साल का पेपर। क्वेश्चंस जो आता है एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस, आई डोंट से 100%, मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, दे जस्ट वांट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। लेकिन हम दिमाग में भरा हुआ ऑलरेडी, हमारे दिमाग में ये इजी हो नहीं सकता है, इसकी वजह से हम बहुत ही इजी क्वेश्चंस को भी डिफिकल्ट तरीका से देख रहा है। सो पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप उस फीलिंग को निकाल दीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट। टेक वन मोर क्वेश्चन टू प्रूव इट सॉलिडली। ये क्वेश्चन विच केम अगेन 2015 का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 2 equal glasses of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk.
सो दो इक्वल ग्लासेस है, एक में 1/3 मिल्क है, दूसरे में 1/4 मिल्क है, लेकिन मैं मैथ्स में बहुत ही वीक हूं, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मुझे 1/3 1/4 समझ ही नहीं आते हैं, फ्रैक्शंस देख के मुझे परेशान हो जाता है, इसलिए मैं क्या लेता हूं इजी करने के लिए। सो मैं अच्छी तरह से समझने के लिए मैं दोनों ग्लास को 12 लीटर का ग्लास मान रहा हूं। मेरा मर्जी है, मैं कुछ भी करूंगा, जब तक मैं गलत नहीं करूंगा, जो लिखा है उसी के हिसाब से जाऊंगा तो मेरा आंसर गलत हो ही नहीं सकता। Why I take 12 liters? Because इसमें 1/3 करना भी आसान है, 1/4 करना भी आसान है, बिकॉज ये 3 से भी कट होता है 12, 4 से भी कट होता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने इसलिए 12 लीटर का ग्लास लिया हूं। देन आई फॉलो वॉट एवर इज रिटन। व्हाट इज रिटन? पहले में 1/3 मीन्स 4 लीटर का मिल्क है, दूसरे में 1/4 मीन्स 3 लीटर का मिल्क है। नाउ दे आर देन फिल्ड अप विथ वाटर। तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया। मुझे हिंदी भी थोड़ा बहुत आता है। तो 8 लीटर ग्लास 1 में भराओ, दूसरे ग्लास में 9 लीटर, बिकॉज 12 में 4 मिल्क होगा तो 8 पानी हो गया, दूसरे ग्लास का 12 में 3 मिल्क होगा तो 9 पानी हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? एंड द कंटेंट्स आर मिक्स्ड इन ए पॉट। सो नाउ इनको पॉट में मिला है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर? देखिए मिल्क कितना, 4 + 3 7 हो गया, पानी कितना हो गया, 8 + 9 17 हो गया। तो क्या आंसर हो गया मिल्क टू वाटर का रेशियो? क्या क्वेश्चन है इसमें? कोई क्वेश्चन नहीं है। When there is nothing, you are not tested your any deep knowledge, basic understanding and basic logic चाहिए, then why you are saying that this is a difficult exam? Because just somebody has told you. So first throw this feeling out, come to neutral ground. Somebody told that it is difficult without any logic. उनकी अपना लॉजिक है, वे गलत तरीका से तैयार किया, उनको क्लियर नहीं हो, वे बाहर आके बोल दिया। हम क्यों सुनेंगे उसको? हम डिसाइड करेंगे whether it is easy or difficult based on our common sense, our maturity. हम भी इतना समझदार है, हम खुद डिसाइड करेंगे। क्या आपका सेंस क्या बोल रहा है आपको? अगर आपको सच में डिफिकल्ट बोलता है तो मान लीजिए, कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा कोशिश से करें, पहले कोशिश तो करेंगे हम खुद डिसाइड करने के लिए। समझ में आ रहा है? सो माई फर्स्ट मैसेज टू यू बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग इज नेवर लेट समवन्स ओपिनियन बिकम योर रियलिटी। किसी और का ओपिनियन, उसको लगा डिफिकल्ट है तो उसको डिफिकल्ट है, मुझे लगा डिफिकल्ट तब मैं मानूंगा मेरे लिए डिफिकल्ट है एग्जाम। जब तक किसी ने मुझे बताया बिना समझ करके, मैं सीधा नहीं मानूंगा ये डिफिकल्ट एग्जाम है। आई एम नॉट रेडी टू टेक इट। मैं इसको बेटर आपको समझाता हूं। जस्ट वॉच दिस वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। Hope you understand what I am telling. So it could be very easy. They might have been failed to understood why it is easy, and वे बाहर आके आपको बोल रहे हैं तो आप मत मानिए। You understand the reality. So अब तक हम पेपर 2 का क्वेश्चन देखा। मे बी सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग इंजीनियर्स के लिए पेपर 2 बहुत ही आसान है। आपको लग रहा होगा एप्टीट्यूड तो हम कर ही लेंगे, पेपर 1 बहुत सिलेबस होता है, वे डिफिकल्ट है, उसमें पता नहीं क्या क्या पूछेगा, वे डाउट्स आपको होगा, वे भी मैं बताता हूं। पहले एक छोटी सी टॉपिक, मैं ये नहीं बोल रहा था बिल्कुल कुछ मत जानो तब भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा था, बट यू नीड टू नो द बेसिक्स, वेरी बेसिक्स। लाइक लेट मी टेक ए स्मॉल टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। Even I am not going to teach you anything out of this topic, just introduction कर रहा हूँ। ये monetary policy is maintained or controlled by RBI, Central Bank of a country. In our case it is Reserve Bank of India. इसके लिए 2 kinds of tools और components होता है, एक quantitative components और मात्रात्मक घटकों, दूसरा है qualitative tools और मूल्यात्मक घटकों। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये क्या होता है quantitative components? Cash reserve ratio, नगद आरक्षित अनुपात CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF रेट,
ओपन मार्केट ऑपरेशंस वे क्या है। अब मैं सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको समझाने आया हूं आसान कितना है ये एग्जाम। सो इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। दीज आर क्वांटिटेटिव कंपोनेंट्स, बिल्कुल बेसिक्स है। अगर कोई इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ के आया होगा तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। Now देखिए, I do not know anything. I just have seen what are these quantitative components, similarly what are qualitative components. ऐसा बेसिक समझ लिया, तब भी मैं क्वेश्चन आंसर कर सकता हूं यूपीएससी का। मैं सिर्फ प्रीलिम्स का ले रहा हूं, मेंस का भी बताऊंगा, इंटरव्यू का भी बताऊंगा, सब सेम ही है। Now you see, without knowing anything, just having minimum basics, still I am able to answer UPSC questions. But I am saying UPSC is difficult. How? What is the logic in this? See this. With reference to Indian economy, consider the following: bank rate, open market operations, public debt, public revenue. ये पब्लिक डेप्ट क्या है, पब्लिक रेवेन्यू क्या है, ये भी आप समझ लेंगे जब टॉपिक करेंगे। तो मैं इतना तक भी नहीं जा रहा हूं, तब भी देखिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। किस तरह की बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तब भी हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया हमको ये एग्जाम डिफिकल्ट है। सी, बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, 1 and 2. Hope you are getting me. Very simple questions are coming in the exam. Still, without understanding that, हम एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड माइंडसेट में बैठा है, ये एग्जाम डिफिकल्ट है। होता है, सपोज यू सी, हम अकेले रोड पे जा रहे हैं रात की टाइम पे, कोई भूत जैसा चीज आपको दिखा है, आप बिना पीछे मोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि आपने डर गया। वही कोई भगवान के रूप में आपको मिलता है, ये बोलता है बेटा आ जाओ, मैं आपको वरदान दे दूंगा, आप बताओ क्या चाहिए। हम बोलेंगे कौन सी ड्रामा कंपनी से आए हो भैया, मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो। ये बोलेंगे, हम मानने को तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि अच्छा चीज मानने के लिए हमको प्रूफ चाहिए, बुरी चीज हम डर के फटाफट मानेंगे। सिविल सर्विस एग्जाम डिफिकल्ट है, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए आपको। इतना बोलूं, 5 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स, ओनली 1000 सीट्स, वास्ट सिलेबस, 10 मॉड्यूल्स, सो मेनी टॉपिक्स, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। स्टिल यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, सो मेनी पीपल 4 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, तब भी क्लियर नहीं कर पाए। ये हाँ यार, सच है यार, बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है। मान लिया इजी है यार, झूठ मत बोलो यार, हमारा टाइम बर्बाद मत करो, आप जाओ यार। इजी कैसा हो सकता है, सिंपल, इसके लिए प्रूव करना पड़ता है। सो प्लीज लिसन टू दीज 5 मैसेजेस, यू अंडरस्टैंड। आपके पास इतना दिमाग है, मुझे भरोसा है पूरा। सो फर्स्ट मैसेज, नेवर लेट अदर्स ओपिनियन योर रियलिटी। हम डिफिकल्ट मानना है, हमको खुद लगना चाहिए डिफिकल्ट है, तब मानेंगे, किसी का सुन के तो नहीं मानना कम से कम। इवन टेक मोर कंसेप्ट, अगर इतना भी थोड़ा आगे बढ़े, सपोज यू सी व्हेन पीपल हैव मनी एंड व्हेन दे डिपॉजिट इट इन बैंक्स, तो क्या होता है, लोगों का पैसा है, ये बैंक्स में जमा किया है मैंने, इसको बोलता है डिपॉजिट्स और जमा, हिंदी में मानते हैं, समझ में आ रहा है। नाउ यू सी, वे इनके लिए डिपॉजिट है, लेकिन बैंक के लिए वे लाइबिलिटी है, क्योंकि जब भी ये लोग वापस मांगेगा इसको देना पड़ेगा बैंक को, राइट। सो दैट इज लाइबिलिटी टू द बैंक। वे लाइबिलिटीज 2 तरीका का है। वन इज डिमांड लाइबिलिटीज, नाम से ही समझो, मगअप करने को भी जरूरत है, इवन यू आर नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, डजंट मैटर, नाम से पता लग रहा है, जब डिमांड करे कस्टमर देना पड़ेगा। लाइक सेविंग्स अकाउंट, आपका पैसा है सेविंग्स अकाउंट में, तो जब भी चाहिए विथड्रॉ करो। करंट अकाउंट है ना, डिमांड लाइबिलिटीज। Similarly, time liabilities, that means not when demanded, when time comes it has to be given. For example, you put your money in fixed deposit for 5 years, तो आपको 5 साल के बाद मिलेगा। Of course, बीच में तोड़ के ले सकते हैं, but it's not that, generally लेगा नहीं ना, का मतलब टाइम लाइबिलिटी है वे बैंक के लिए। Similarly, recurring deposit, हर महीना इतना इतना पे करो, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हम इतना दे देंगे, ठीक है। सो इस तरह की चीज टाइम लाइबिलिटी, नाम से ही पता लग रहा है। बैंक क्या करते हैं, हर अल्टरनेट फ्राइडे को कैलकुलेट करते हैं, हमारा कितना डिमांड लाइबिलिटी है, कितना टाइम लाइबिलिटी है, हमने कितना जब डिमांड करेगा तब देने के लिए देना चाहिए, जब टाइम आएगा तब देने के लिए कितना लाइबिलिटी हमारा है। टोटल को बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, NDTL, नाम से ही पता लग रहा है नेट। सो कितना है अभी टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज मिला के, गेटिंग व्हाट आई मीन। नाउ सी ए क्वेश्चन, इतना ही जाना आपने, आगे नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, आई एम नॉट टीचिंग यू द एंटायर टॉपिक, बेसिक्स आप जानते हैं तभी। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम 2014 प्रीलिम्स, द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी समटाइम्स अपीयरिंग इन न्यूज आर इन रिलेशन टू बैंकिंग नेट, बैंक कार्य हिंदी में पढ़ते, कभी कभी हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे।
संचार नेटवर्किंग, अभी अभी सीखा हूं ना हिंदी, तो जब कोई लैंग्वेज नया सीखा होता है ना, उसमें बात करने में बहुत मजा आता है। युद्ध कौशल, कृषि उत्पादों की पूर्ति एवं मांग। क्या बकवास है, देखो बिल्कुल हंसते हंसते आप आंसर कर सकते हैं अगर इतना बेसिक्स भी आपने समझ लिया तो। लेकिन आपका डर है जो दिमाग में एकदम डिफिकल्ट है, वे आपको हंसी को दूर कर रहा है। मतलब इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द प्रिपरेशन यू आर वरीड, बिकॉज आप इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको। गेटिंग मी? हाउ सिली क्वेश्चन, ये इज द आंसर। जस्ट ये नहीं, मैं और आपको डोंट थिंक दैट ओनली आई एम टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी टेक मोर टाइम टू प्रूव मोर। My second message here is catch the nerve of the paper setter. Hope you are understanding. This is very, very important, especially those people who have given the test but unfortunately could not clear. The reason is they have studied so many books, might be. They might have worked hard. अगर हार्ड वर्क ना करके क्लियर नहीं हुआ तो उसकी बात करने की जरूरत ही नहीं। अगर हार्ड वर्क करने के बावजूद 2 साल पढ़ा है तब भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब है द मेन रीजन इज ही फेल्ड टू कैच द नर्व ऑफ द पेपर सेटर। पेपर सेटर का या सिलेक्शन पैनल का रिक्वायरमेंट जो भी होता है उसको समझने में कहीं फेल्यूर रही है। इसका मतलब है उनकी माइंडसेट को समझ नहीं पाया। मैं आपको समझाता हूं क्या है। लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। सो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये क्यूबॉइड हैज 6 साइड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। द रेड साइड इज ऑपोजिट टू ब्लैक, द ब्लू साइड इज एडजेसेंट टू व्हाइट। ये क्वेश्चन आया है 2010 में। हम क्या करते हैं जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम फटाफट उसको लिखना शुरू करते हैं। रेड साइड इज ऑपोजिट टू ब्लैक, लाल फलक काले फलक के सम्मुख है, तो रेड ब्लैक ऐसा कुछ करके नोट करेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना, ये क्यूबॉइड को ड्रा करेंगे, फिर देखेंगे, या एक इरेजर लेंगे उसमें नोट करेंगे, फिर ऐसा पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये सारे इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमको डेस्परेटली आंसर चाहिए। जब भी क्वेश्चन पूछता है हम वी आर इन नीड टू आंसर बिकॉज वी आर इन ए हरी टू आंसर। हम ये नहीं सोचते कि क्वेश्चन पूछा क्यों। मैं तो आईएएस ऑफिसर बनने आया हूं, ये जो क्या है समांतर इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यूबॉइड को ये घुमाने नहीं आया। लेकिन हम ये नहीं समझते, हम समझते हैं पूछ लिया मुझे आंसर देना है, हम सारे बहुत ही सीरियसली ले लेंगे क्वेश्चन को। यही होता है, इसलिए हमने डेस्परेट बन जाता है आंसर करने के लिए। बट इफ यू अंडरस्टैंड व्हाई ए क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम, व्हाई सच क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, मैं सीधा देखूंगा क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है व्हाट इज ऑपोजिट टू ब्राउन, ये पूछ रहा है कि ब्राउन का ऑपोजिट क्या है। अब पढ़ूंगा मैं वन बाय वन। फर्स्ट इट इज रिटन द रेड साइड इज ऑपोजिट टू ब्लैक, राइट। सो रेड ब्लैक का ऑपोजिट में है, तो ना रेड ब्राउन का ऑपोजिट होगा ना ब्लैक ब्राउन का ऑपोजिट होगा, क्योंकि रेड एंड ब्लैक एक दूसरे के लिए ऑपोजिट है। तो ब्राउन के लिए ऑपोजिट रेड भी नहीं हो सकता है, ब्लैक भी नहीं हो सकता है, तो लाल और काला को मैं गलत करूंगा। आगे लिखा है ब्लू साइड इज एडजेसेंट टू व्हाइट, ब्लू व्हाइट का एडजेसेंट है। मुझे क्वेश्चन है ब्राउन का ऑपोजिट ढूंढना, ब्लू व्हाइट का एडजेसेंट है या किसी और का एडजेसेंट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लीव इट, आगे बढ़ो। द ब्राउन साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू, ब्राउन ब्लू का एडजेसेंट है, अगर एडजेसेंट होगा तो ऑपोजिट कैसा होगा। सो ब्राउन का ऑपोजिट नीला भी नहीं हो सकता है क्योंकि वे एडजेसेंट है, तो बचा क्या सफेद। ये आंसर है आपका। वे ये चक्कर नहीं देखा, ये ने एक क्यूबॉइड ड्रा करके ये देखो ये इतना, द पेपर सेटर इज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल दैट नॉनसेंस फ्रॉम यू, he just expecting understand the question, how you read the statement and eliminate the wrong ones. That's why this question is given. अगर ये नहीं समझ पाएंगे why each question is being asked in the exam, तो हम कुछ और ही सोचेंगे, पेपर सेटर कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। टेक मोर क्वेश्चंस। I'll take one more question 2013 का, पहले पेपर 2 लेते, पेपर 1 बाद में। The music director of a film wants to select 4 persons to work on different aspects of the composition of a piece of music. So एक म्यूजिक कंपोजिशन के लिए 4 लोगों को सेलेक्ट करना चाहता है म्यूजिक डायरेक्टर। For this 7 persons are available, 7 लोग अवेलेबल है। They are रोहित, तान्या, हम क्या करते हैं 90% ऑफ यू, रोहित आर कमा, तान्या टी कमा, शोभा यस कमा, ये सारे लिखना शुरू करते हैं हम। लिखेंगे सबके नाम का इनिशियल लिखेंगे, कुछ लोग तो पूरा नाम ही लिखेगा।
फिर रोहित एंड तान्या विल नॉट वर्क टुगेदर, रोहित तान्या एक क्रॉस का सिंबल लगाएंगे या कुछ करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट वर्क टुगेदर। सिमिलरली कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क टुगेदर, KS क्रॉस, मुकेश एंड कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर, ये सब लिखेंगे। ये सारे लिख के क्वेश्चन तक पहुंचने में आपको ऑलरेडी 1.5 मिनट लग गया, पहले 1.5 मिनट वैसा लगाएंगे हम, ये सारे पढ़ के नोट करने में। या कुछ बच्चे होते हैं जिसको मैथ्स और रीजनिंग पसंद नहीं आते हैं, वे इतने लेंथी क्वेश्चन देख के ही छोड़ देगा, यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही लंबा है, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, ये सब कौन पढ़ेगा, चलो कुछ और पकड़ लेते हैं। तो ये होता है। अदरवाइज यू सी इफ यू अंडरस्टैंड व्हाई सच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा, सीधा देखूंगा क्वेश्चन क्या है। गेटिंग मी? ये मीन्स पढ़ूंगा, मीन्स पढ़ूंगा लेकिन समझूंगा नहीं, इतना पढ़ूंगा ओके। म्यूजिक डायरेक्टर को कुछ लोग है, 7 लोग है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, 7 है 10 है, मुझे कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग है, उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उनकी नाम क्या है, मुझे क्या लेना देना, वे मेरा दोस्त थोड़ी है सबकी नाम याद रखूं, जस्ट फॉरगेट। क्वेश्चन क्या है, चाहते क्या वे? Which of the following is the most acceptable group of people that can be selected by the music director? So क्या acceptable people है? Now I will look at the conditions. What is the first condition? Rohit and Tanya will not work together. Given na, Rohit and Tanya will not work together. Now you see option A, Rohit and Tanya are not there. ठीक है. Option B, Tanya रोहित दोनों work कर रहे हैं इकट्ठे, but they cannot work together. So option B is wrong. Option C, again it's okay. Option D, wrong, because Rohit and Tanya are working together here. Getting me? Second condition क्या? Kunal and Shobha will not work together. Option A, Kunal and Shobha are working together. Wrong. So मेरा एक ही option बचा है, that is our answer. Are you getting me? Understand why a question is being asked in the exam. Accordingly you answer. Otherwise what happen if you do not do this? See, I will take a simple experience. My optional was maths. मेरा मैथ्स ऑप्शनल है तो मेरा मैथ्स अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने इंटरव्यू पैनल में एंटर हुआ, वे कुछ नहीं बोला, इवन बैठने को भी नहीं बोला। अच्छा आप मैथ्स ऑप्शनल लिए थे? हाँ जी सर, यस सर। आई डोंट थिंक यू आर सूटेबल फॉर दिस एग्जाम। ऑलरेडी यू गॉट पैनिक बिकॉज सी हम 2 स्टेप क्लियर करके प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू तक पहुंच गए, ऑलरेडी परेशान होंगे, मींस थोड़ा प्रेशर तो रहेगा बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेप। वंस यू क्लियर इट यू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो वे बर्डन तो रहेगा। एंड मोर ओवर आपको इस तरह की ट्रीट कर रहा है एंटर करने से, अच्छे ट्रीट नहीं किया, एंड मोर ओवर बोल रहा है कि आई डोंट थिंक यू आर सूटेबल, तो और पैनिक हो गया। तो बगल में वाला बोला चलो एक चांस दे देंगे, तो फिर पूछा चलो फिर how will you make a perfect square using 3 matchsticks? एक पेन पेपर सामने रखा, ड्रा करके दिखाओ। तो क्या है, हम ऑलरेडी पैनिक मोड में है और ये ऐसा बात तो कर रहा है। हमने सोचा पहले इंट्रोडक्शन होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ ऐसा पूछेगा होगा, फिर आगे आगे धीरे धीरे फ्रेंडली होगा, अचानक कुछ और ही हुआ। ये मजाक कर रहे हैं आपके साथ, ये मजाक कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ही पसंद आया होगा इसलिए कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, हम क्या सोचेंगे, पैनिक हो गया, हम डेस्परेटली आंसर देने के लिए कोशिश करेंगे। हम सोचेंगे हाउ टू मेक 4 स्टिक्स चाहिए, लेकिन 3 स्टिक्स से हाउ टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, ये सोचने लग गया हमने, और हम अजीब के आंसर्स देना शुरू करेंगे क्योंकि हम डेस्परेट है आंसर देने के लिए। सर जी मैं उसको बेंड का ऐसा करूंगा सो दैट 3 स्टिक से 4 साइड बनाऊंगा। सर जी मैं टेबल का एक साइड मारूंगा, 3 स्टिक्स ऐसा खड़े करेंगे टेबल पे तो ओवरऑल ऐसा, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू करेंगे। लेकिन 1 सेकंड के लिए अगर आप सोचे यार मैं तो IAS ऑफिसर बनने आया हूं, मैं कोई मैच स्टिक से खेलने थोड़ी आया हूं, ये क्यों ऐसा पूछ रहे हैं मुझे, का मतलब देयर इज समथिंग। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, मैथ्स बैकग्राउंड वाले को तो इतना समझ में आएगा, मे बी सम ऑफ यू माइट नॉट गेट दिस थॉट, अदरवाइज सम ऑफ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, मैं क्यों ओनली ज्योमेट्रिक शेप स्क्वायर की सोचूं, परफेक्ट स्क्वायर तो होप यू अंडरस्टैंड ना, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स, बिल्कुल बचपन है, बच्चों टाइम पे ही सीखा है। स्क्वायर्स क्या होता है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, दीज आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट। सो यू कैन मेक 4 यूजिंग 3 मैचस्टिक्स, 4 डिजिट 4 को तो बना सकते हैं, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये आंसर आपने दिया होता है, ये तब आएगा आइडिया जब आप ऐसा सोचेंगे वे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है मुझे से, मेरे से, अगर ये थॉट आएगा तभी स्ट्राइक होता है।
लेकिन हम ऐसा नहीं सोचेंगे बिकॉज वी आर डेस्परेट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सो डेस्परेशन नहीं चाहिए यहाँ, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो बोलो 4 बनाएंगे सर, सेलेक्ट करेगा। और इवन आप थोड़ा कॉन्फिडेंट और इस तरह की सोचने वाला है, अब बोलेंगे सर 3 की जरूरत नहीं मुझे, 2 आप ही रख लो, 1 दे दो मुझे, उससे मैं डिजिट 1 बनाऊंगा विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये बात बताओ, तो गला लगा के कॉफी पिला के सेलेक्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा? जितना आप चाहते हैं आईएएस ऑफिसर बनना, उससे ज्यादा वे चाहते हैं ना अच्छा कैंडिडेट को चुनना। इसलिए आप अकेले जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, वे तो 4-5 लोग आ रहे हैं आपको ढूंढने के लिए, आपको चुनने के लिए, तो किसकी ज्यादा नीड दिख रहा है यहाँ? अंडरस्टैंड दिस। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा फ्रीक्वेंसी कहीं और है, वे किसी और फ्रीक्वेंसी वाले के लिए देख रहा है, तो कहीं मिसमैच होने के कारण बहुत लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम बिजी है पूरा साल 20-30 बुक्स पढ़ने के लिए, या हर कोचिंग मटेरियल, हर चीज जो भी मार्केट में मिलता है वे पढ़ने में बिजी है। हम इसमें टाइम लगाने का हमारे पास नहीं है समझने के लिए ये सिलेक्शन पैनल चाहते क्या। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? So understanding the mindset of the paper setter is very, very important. That's the reason why many toppers, though they are very talented, though they have done good effort, they have put hard work, still are unable to clear the exam. एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। You know him? माइकल शूमेकर, फॉर्मूला 1 रेसर, 7 बार चैंपियन थे एंड ऑल। अगर इनके साथ हमने रेस में पार्टिसिपेट करके जीतना है, इतना आसान तो नहीं है, ही इज ए चैंपियन, हम कैसा उसके साथ जीते? हम तो कभी इस तरह की व्हीकल भी नहीं चलाया होगा। लेकिन इसको इंडिया बुलाते, हमारा इंडियन सिटी में, दिल्ली, हैदराबाद, कहीं भी हम अपना रोड पे ये रेस लगाए, रेस कोर्ट में नहीं, रोड पे, कौन जीतेगा? ये तो रेड लाइट पे रुकेगा, हमको पता है रेड लाइट पे हम नहीं रुकते, हम जीतेंगे ना। It is what I am trying to say. It's not only the skill, talent that is required, but after that, it is converting that skill to that shape, the way it is required for the paper setter. I'll take another example. You see, somebody has told you, केरला में एक पाइप पाट जलोत्सव करके पॉपुलर है। ये बोला पाइप पाट जलोत्सव में एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, जीतेंगे तो 1 CR आपको प्राइज मनी मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपने 1 साल से तैयारी किया। जल का मतलब पानी, आप सब जानते हैं। जलोत्सव आपने सोचा ये स्विमिंग रेस होगा, तो पूरा साल आप क्या कर रहे हैं? स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं हर तरीका से, क्योंकि आपको जरूर जीतना है। पूरा साल स्विम करके आपने गया, वहां जाने के बाद आपको पता चला वे स्विमिंग रेस नहीं है, वे बोट रेस का कॉम्पिटिशन है। कितना बुरा लगेगा। एंड बिलीव मी, 95% ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। वे पढ़ कुछ रहा है क्योंकि वे एग्जाम को कुछ और तरीका से समझ लिया, और वहां क्वेश्चंस देने के तरीका या पूछने का जो रिक्वायरमेंट रही है वे बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे एग्जाम देने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग 2-3 अटेम्प्ट के बाद समझ रहा है, उनको नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। अगर ये बात समझने का तैयार नहीं है तो जितना मर्जी पढ़े, नॉलेज बनेगा, यू बिकम ए वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, लेकिन तो एग्जाम तक क्लियर नहीं हो रहा है। कहीं कहीं मेंस में या इंटरव्यू में कहीं तो रुक रहा है। This is what is the mistake. So my second message to you is that please understand the mindset of the paper setter. Very important. My third message to you is learn the way of learning. You need to learn the way of learning. I will explain this with the help of an example. Take this question which was asked in 2013, paper 2, prelims. A sum of ₹700 has to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, what is the least value of the prize? क्वेश्चन तो सबको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 7 प्राइजेस देना है, 700 रुपया है, और हर प्राइज उससे बेटर प्राइज से 20 रुपया कम रहना है, और सबसे छोटा प्राइज कितना है? सिंपल, सबसे छोटा प्राइज को x मानो, क्योंकि हमको आदत है, बचपन से हम x लेते हैं और सॉल्व करते हैं, हमको ये करना बहुत ही इंटरेस्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा हमको पता नहीं कैसा करना। सो x ले लो, उससे बेटर प्राइज हो गया x + 20, उससे बेटर हो गया x + 40, सो ऑन। 7 बार ऐसा लिखेंगे, सबको ऐड करके 700 को बराबर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? यही तो करेंगे, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आपको। सो 7x + 420 = 700, सो 7x = 280, सो x = 40 सॉल्व करेंगे तो
क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है ही नहीं, लेकिन आई डोंट वांट यू टू आंसर क्वेश्चंस दिस वे. आई वांट यू टू लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन ए डिफरेंट वे विच पेपर सेटर इज एक्सपेक्टिंग, व्हाट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेपर सेटर. फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन यू ए सिंपल कंसेप्ट from paper 2, a small concept. The average of numbers which are in arithmetic progression is the middle number. You know arithmetic progression? Like, let me take an example. 40, I am showing 4 blocks, it means 10 each block. 50, 60. They are in arithmetic progression because the difference is same, 10, 10. In that case, the average is simply the middle number. That means here the average is 50. बिकॉज 50 से आप देखिए 60 10 ज्यादा है, 40 10 छोटा है. सो ये 10 ज्यादा को 10 छोटे वाले को दे दो, तब क्या होगा, सबका बराबर हो गया 50 50 50. सो यू कैन टेक दैट एज एवरेज. सो याद नहीं रखना, समझना. इफ द नंबर्स आर इन एपी, मिडिल नंबर इज द एवरेज, बिकॉज फ्रॉम द मिडिल नंबर कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा होंगे, कुछ नंबर्स कम होंगे. वे जितना भी एक्स्ट्रा है उससे पहले वाला उतना ही छोटा है, तो बैलेंस हो जाएगा. ऐसा सारे बैलेंस हो जाएगा. सो यू कैन टेक द मिडिल नंबर एज एवरेज. दिस इज द स्मॉल कंसेप्ट. नाउ यू सी द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. Once you understand the concepts this way, no pen is required. Just imagination visual approach से देखते देखते हर क्वेश्चन को आंसर करेंगे. हर क्वेश्चन मीन्स पेपर 1 को भी. Now you see, 7 बच्चे हैं, उसको हमने देना है 700 रुपया, तो एवरेज में कितना मिलेगा, 100 रुपया. इसलिए वैल्यूज भी देखो कैसा दिया एग्जाम में. Because his aim is not to trouble you. Paper setter is so nice, so kind. लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, उसका गुडनेस को हम समझ नहीं पाते, इसलिए हमको परेशानी हो जाता है. So एवरेज में 100 रुपया मिलना है, and each price is 20 rupees less than preceding price. That means the prices are in AP. If they are in AP, the average is going to be the middle number. That means the middle price is going to be 100 रुपया. That means fourth, साथ में मिडिल क्या होता है, 3 fourth is the middle price. So fourth price is 100 rupees. So fifth price is 80 rupees. Sixth price is 60 rupees, and the least or last price is 40 rupees. That is the least value. ये फिगर्स भी आपको समझाने को मैं इमेजेस रखा, अदरवाइज तो सीधा 7 3 4th इज मिडिल, 100 50 80 60 60, लास्ट इज 40. सीधा 10 सेकंड्स लगेगा. हाईएस्ट पूछेगा तो 100, थर्ड इज 120, सेकंड इज 140, फर्स्ट इज 160. आंसर गेटिंग मी? Not only this, once you learn one concept this way, you can answer n number of questions from various exams. I will prove it. Now take a question from CAT. चाहे यूपीएससी, सीसैट, कैट, some other SSC एग्जाम, बैंक पीओ एग्जाम, कुछ और एग्जाम, doesn't matter. Now same, there are 7 consecutive integers in ascending order. So you know consecutive or continuous integers 7 थे. That means they are in AP because consecutive means 1 की फर्क होता है. Now the average of first 5 integers, first 5 means you know these are first 5. Their average, since they are in AP, average is going to be the middle. 5 में middle क्या, 2 हटाओ, बीच में third is middle, that is given as n. So third number is n. Now what is the question? What is the average of all 7 integers? सारे 7 का एवरेज क्या है? सारे 7 का एवरेज होगा मिडिल, 3 हटाए, 4th is middle, what is it? So consecutive integers, third number is n. What is the 4th number? Means next number. So n के बाद next number एक ज्यादा होगा. That means n plus 1. Answer. Are you getting me? So learning the concepts the way it is required is important than just assuming x. Every question you know we learn in a different way, but the paper setter expectation is different. Similarly, take a question. This is very frequently asking question in SSC kind of exams. SSC में values change होता है, but इस तरह के question बहुत बार almost every year आते रहते हैं. Now you see the average of 4 consecutive even numbers. Even number means 2 का फर्क होता है. Is 27. हम क्या करेंगे, x ले लो, x plus 2 ले लो, x plus 4 लेंगे, x plus 6 लेंगे, ऐड करेंगे, 27 को इक्वेट करेंगे, फिर x को निकालने का ये सब करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे. सिंपल 4 नंबर्स है. एवरेज मींस एपी में है बिकॉज 2 का फर्क है. सो एपी मींस एवरेज मिडिल नंबर होता है, लेकिन यहाँ कोई मिडिल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड का बीच में होगा. दैट इज गिवन एज 27. ना बताइए कौन सी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में 27 होता है? यू नो दैट 26 28, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 26 28 बीच में होता है 27. सो दीज आर 26 and 28.
Now what is the next number? 30. What is the question? Largest number, that is 30. That is what he is asking. Smallest पूछेगा तो 24. Getting me? So learn the way of learning. You need to learn in style. Now you are not kid anymore. We are not here to just read books and remember that. मेमोरी या नेमोनिक से काम नहीं चलाना. नेमोनिक से क्यों सीखेंगे हम बच्चे थोड़ी है. हम उसको समझेंगे with imagination, because you have that capability but you are not using it. Please understand this. If you can do this, आपको कुछ नहीं याद होगा लेकिन आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे क्योंकि आपका कॉमन सेंस ऐसा डेवलप हो गया. विद द कॉमन सेंस you answer the questions, not with your memory which you remembered. Hope you understand my message. Now let me take a small concept from paper 1 and explain it to you. हाउ टू डील विद द सब्जेक्ट. पेपर 2 तो आसान है बिकॉज उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं. आपका भी डाउट सही है, आप पूछ सकते हैं मुझे सब पेपर 2 तो बहुत इजी है, उसमें तो लॉजिक चलता है. पेपर 1 में कैसा चलेगा, उसमें तो हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. यस यू आर राइट, बट लेट मी टेल यू हाउ टू डू दैट. लेट मी टेक ए कंसेप्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट टॉपिक, स्मॉल कंसेप्ट कॉल्ड रामसर कन्वेंशन. आप क्या करते हैं जब बुक में या मटेरियल में आपको मिलता है इस तरह की इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, the convention on wetlands called the Ramsar Convention is an intergovernmental treaty that provides the framework for national action and international cooperation for the conservation and wide use of wetlands and their resources. हम इन लाइंस को याद रखने की कोशिश करते हैं. ऐसा बहुत ही इंफॉर्मेशन होगा, कम से कम 1.5 पेज का इंफॉर्मेशन होगा. वे 1.5 पेज हम पढ़ेंगे, कल एग्जाम में आता भी है ना, हम इतना चीज पढ़ेंगे उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए हम ऐसा पढ़ना ही नहीं. वी आर नॉट हियर टू रीड एट ऑल. As a layman, because I am not going to give the exam, I just want to know everything. अगर ऐसा होगा तो हम कैसे सीखेंगे. आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. मैं तो बीच में से एक कॉन्सेप्ट उठाया हूं इसलिए मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूं बिकॉज इतना टाइम नहीं है हमारे पास इस वीडियो के लिए. आगे मैं समझाऊंगा. इसलिए ऑलरेडी आई एज्यूम दैट ऑलरेडी यू नो वेटलैंड्स वगैरह वगैरह. वेटलैंड्स बहुत ही कम होते जा रहा है, मीन्स डिप्लीट होते जा रहा है. इसलिए 1971 में रामसर एक सिटी का नाम है ईरान में, वहां मिला है बहुत कंट्रीज एंड दे डिसाइडेड टू टेक सम एक्शन ऑन इट. देन व्हाट इज दिस रामसर कन्वेंशन इज, ओनली अंडरस्टैंड दीज कीवर्ड्स. One is, it is an intergovernmental treaty. Getting me? See, this is what is important. Intergovernmental treaty, that means बहुत ही गवर्नमेंट्स मिलके बनाया है. यार एक एनजीओ होता है, वे जस्ट आपसी में कुछ ऐसा होता है, वे अलग है. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट. दीज आर कीवर्ड्स you need to understand. So when you come to Ramsar, what is it? It is an intergovernmental treaty. Any such treaty, what they do, no need to remember, common sense है. Intergovernmental treaty क्या करता है, नेशनल लेवल पे एक्शन होगा. Obviously action would be taken by the national level. At national level means the government, the member country will take the action. But international level से क्या मिलेगा, cooperation मिलेगा. So there will be national action and international cooperation. And third क्या, what is the purpose, what is the use of this? Conservation and wise use. ये नहीं बोल रहा था वेटलैंड्स को यूज मत करो, वाइजली यूज करो या सस्टेनेबल वे में यूज करो, वे बात कर रहा है. सो कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज. So if you see this, there are 3 keywords. What are they? One is Ramsar Convention क्या है, it's an intergovernmental treaty है. And second, so obviously national action होता है, international cooperation होता है. थर्ड क्या है, वाइड यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेस. ये सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जस्ट फॉर एन आइडिया. सो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 169 है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, वैसा बता रहा हूं. नंबर ऑफ रामसर साइट्स, दैट मींस कितना वेटलैंड्स इसकी लिस्ट में इंक्लूड किया है, 2000 से ऊपर. एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कितने साइट्स है, 2231, 2251, नोबडी विल आस्क यू. बट एक आइडिया रखे जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई एम टेलिंग. सो नंबर ऑफ रामसर साइट्स मोर देन 2000 एंड इंडिया में है 26, राइट? So you got it. Now what is the mission of this? Already you know that it is conservation and wide use of wetlands through local and national action and international cooperation. So national action, international cooperation से conservation and wide use of wetlands is the mission of this convention. Already बोल दिया मैंने. Under 3 pillars of this convention, the contracting parties agreed to do these things. What are those? First, wide use of wetlands, obviously. Second, designate suitable wetlands to this Ramsar list.
रामसर लिस्ट को ये भी बोलेंगे वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, विच इज नथिंग बट रामसर लिस्ट. So पहले आप अगर इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस, व्हाट इंडिया शुड डू? इंडिया शुड वाइज यूज इट्स वेटलैंड्स. सेकंड, इंडिया शुड डिजिग्नेट सूटेबल वेटलैंड्स टू रामसर लिस्ट. हम बताएंगे ना, जो 26 साइट्स हमारा इंडिया में है, किसने बताया? हम ही डिजिग्नेट किया. थर्ड, कोऑपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम्स एंड शेयर्ड स्पीसीज. अगर कोई वेटलैंड ट्रांसबाउंड्री है या वेटलैंड सिस्टम्स ट्रांसबाउंड्री या कुछ स्पीसीज ऐसा है तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए. बिल्कुल सही है. इजी टू रिमेंबर, नो नीड टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड इट. वाइजली यूज करो, डिजिग्नेट करो, ट्रांसबाउंड्री होगा तो कोऑपरेट करो. सिंपल. नाउ जो इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं वैसा बता रहा हूं, इतना डिटेल में तो जरूरत भी नहीं आपको. ये रामसर कन्वेंशन को 5 पार्टनर्स भी है, ये 5 एनजीओस है. इसके बारे में हम कहीं और पढ़ेंगे, लाइक IUCN. अब याद रखना, वैसा बोल रहा हूं. IUCN, वेटलैंड इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड IWMI. इनके बारे में भी कहीं तो कहीं आएगा. No need to worry. So that's why once the whole syllabus is completed, all things will be interconnected. तब आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं. It is very easy syllabus. अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना ऑर्डर किया, जब तक खाना आएगा तब तक एक टिश्यू पेपर पे पूरा आप लिख सकते हैं, पूरा मॉड्यूल लिख सकते हैं ऐसा कीवर्ड से. लेकिन ये दूसरे को नहीं समझ में आएगा, सिर्फ आपको समझ में आएगा. अब जो मैं बोलना चाहता हूं आपको, सम ऑफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज मेरा फ्रीक्वेंसी आप कैच नहीं कर पा रहे हैं. कुछ दिन के बाद आपको समझ में आएगा, तब बोलेंगे यार बिल्कुल सही है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक. सो 5 पार्टनर्स है इसका. देन फाइनली इसका COP हर 3 साल में मिलता रहता है. ये कोई काम का नहीं, 3 साल में मिलता रहेगा. 1990 में मिला है. देन दे मेड गाइडलाइंस. क्या करेंगे हम? जस्ट सुन के भूल जाइए. ये होता है हर इंफॉर्मेशन में, कुछ जरूरी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, कुछ होता है फालतू, कोई काम का नहीं आपको, लेकिन इन्हों कनेक्ट करने के लिए देना होता है. लाइक नो वो क्या ऐसा हुआ, अच्छा ठीक है, ऐसा होता है. तो ये भी हम समझ नहीं पाते, हम सबको पढ़ना शुरू करते हैं. बुक में तो सब दिया होता है. हम क्या करेंगे? हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हर चीज मगअप करने लगेंगे तो ऑब्वियसली होगा ना वास्ट सिलेबस. आप ही बना रहे हैं उसको वास्ट. है तो है नहीं वास्ट, बट हम बना रहे हैं उसको वास्ट. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? सो 1990 में गाइडलाइंस बनाया है एंड वे COPs हर 3 साल मिलता है. एक बार मिलके नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या करना है वगैरह डिस्कस करेगा. नॉट ओनली मेंबर कंट्रीज, इवन NGOs एंड अदर पार्टीज आल्सो कैन मीट. दे कैन नॉट वोट बट दे कैन सी व्हाट इज डिस्कसिंग, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड एंड लाइक दैट. सो ऑल दिस नो नीड फॉर यू. नाउ रिसेंटली मिला है 2015 में. हर 3 साल में एक बार मिलता है. 2015 में 12th COP हुआ है उरुग्वे में. ये छोटी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है. UPSC तो पूछेगा नहीं, स्टेट एग्जाम्स में आ सकता है. ये भी अभी नहीं आएगा, 2 साल हो गया. अगर इसी साल ऐसा कुछ मीटिंग हुआ, जस्ट माइंड में रखिए ये जो रामसर कन्वेंशन का पार्टी रिसेंटली मिला है, कहां मिला है. अगर स्पेशली इंडिया में मिला है देन और ज्यादा याद रखना है, ऐसा चीज है. अदरवाइज तो कोई काम का नहीं. सो 2015 में रिसेंटली मिला है, 12th COP उरुग्वे में हुआ है. बस बात खत्म. एंड 2 फरवरी को वे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करता है, क्योंकि जब वे पहले बार 1971 में रामसर में मिला है, उस दिन है 2 फरवरी. दैट्स व्हाई द 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. ये कहीं छोटी एग्जाम में पूछ सकता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 2 फरवरी. सिंपल. गेटिंग मी? नाउ हर साल एक थीम होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम होता है. सो इस साल जो 2017 का वर्ल्ड वेटलैंड डे है, उसका थीम है वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. सिंपल. वेटलैंड्स फॉर, ये सारे छोटी एग्जाम्स के लिए, नॉट फॉर UPSC. UPSC हैज स्टॉप्ड आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इयर्स बैक. ओनली स्टेट एग्जाम्स, CDS, NDA, CISF, CAPF ऐसे एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं मैं. सो वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इन 2017. काम खत्म. नाउ यू शुड लर्न टू समराइज व्हाट ऑल यू नो विद द की पॉइंट्स. हाउ? रामसर में क्या बताया आपको? फर्स्ट यू नो व्हाट इज रामसर. क्या बताया? इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी. सेकंड क्या बता है? नेशनल एक्शन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन. थर्ड क्या बता है? कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज. सिंपल. देन रामसर साइट्स की बात करें, मेंबर कंट्रीज है 169, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, वैसा बता रहा हूं.
Wetlands of international importance, also known as Ramsar sites, more than 2000. एक रफली याद रखे, no need to exactly know this. 2231. वे तो बदलता रहेगा ना, एक और भी ऐड किया होगा रिसेंटली. So इंडिया से 26 है. Then you know under 3 pillars, 1 the members should do wide use, designate, and 3rd cooperate on transboundary wetlands, international cooperation. Then finally देखा हमने COP हर 3 साल में मिलता है. 12th COP 2015 में उरुग्वे में हुआ है. वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट करता है. एंड 2017 का थीम है वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. समझ में आ रहा है? बस ऐसा ही पुट करना है ना. नाउ हाउ विल यू फॉरगेट? इतना ही सिंपल है. नाउ लेट अस टेक ए क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2010. India is a party to the Ramsar Convention and has declared many areas as Ramsar sites. Which of the following statement best describes as to how we should maintain these sites in the context of this convention? Simple question. हम रामसर साइट का मेंबर है, तो इन दिस कंटेक्स्ट हम अपना वेटलैंड्स को, साइट्स को कैसा मेंटेन करना चाहिए? रिमेंबर व्हाट इज दिस? इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है. सेकंड नेशनल एक्शन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है. थर्ड कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. दिस इज व्हाट इज द कीवर्ड. Now you see the options. First option, keep all the sites completely inaccessible to man so that they will not be exploited. गलत हो गया, क्योंकि what is the idea? Wise use, conservation and wise use दोनों होंगे. यूज भी होंगे लेकिन वाइजली होंगे. बट ये यूज की बात नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं कि completely inaccessible to man. कुछ यूज मत करो उसको. गलत है. Second, conserve all the sites through ecosystem approach and permit tourism and recreation only. ये नहीं बोला ना यही करो यही नहीं करो. Why tourism and recreation only? You do fishing and all other economic activities also, but wisely. So गलत है. C, conserve all the sites through ecosystem approach for a period without any exploitation. ये बोल रहे हैं कि कुछ देर तक एक्सप्लॉइट मत करो, यूज मत करो. विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड स्पेसिफिक पीरियड फॉर ईच साइट. अलग अलग साइट के लिए अलग अलग पीरियड होगा. देन अलो सस्टेनेबल यूज, उसके बाद होगा सस्टेनेबल यूज. ऐसा तो नहीं हुआ डे 1 से ही सस्टेनेबल यूज करेंगे. सस्टेनेबल इज नथिंग बट वाइज. सस्टेनेबल यूज और वाइज यूज. सो सी भी गलत है. डी देखे, कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलो देयर साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज. बिल्कुल कितना आसान है. ये आज की स्टेटमेंट कहीं बुक में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपका कॉमन सेंस से आप जो बेसिक कीवर्ड से सीखा है वे काम का आएगा आपको. आप खुद बताएंगे डी करेक्ट है. गेटिंग मी? अदरवाइज आप क्या करते हैं, हर टॉपिक का हर चीज जो भी मिल रहा है आपको सारे पढ़ पढ़ के इतना वास्ट बनाया है हम सिलेबस को, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो वास्ट ही है ना. हर चीज याद रखने का कोशिश कर रहे हैं हम. मैं आपको समझाता हूं. See, if I ask you beads, how many beads you can hold in your hands? एक लिमिट होता है, क्योंकि आपका हैंड्स जितना बड़ा है उतना ही आप होल्ड कर सकते हैं. बट यही चीजों को हम एक धागा से बांधे, एक फिंगर से भी हम सारे बांधे, एक जगह पे भी पकड़ के खींचे, सब आएंगे ना. So this is very important to interconnect all the concepts and make a overall picture. बहुत ही सिंपल है. अगर ये आप कर पाए, यू ट्रस्ट मी, यू कैन राइट द एंटायर सिलेबस ऑन ए टिश्यू पेपर. किसी को नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा. इतना सिंपल है सिलेबस. इट्स नॉट वास्ट एट ऑल. लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा सीखने का तरीका ही डिफरेंट है. हम किसी पे रिले करते हैं, बुक्स पे. अगर आप बुक्स की पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इट इज नॉट योर नॉलेज. ये कोई आधा का नॉलेज है, या आप किसी टीचर का सुन के याद रख रहे हैं, इसका मतलब किसी टीचर का नॉलेज है. आप सिर्फ बोरो कर रहे हो उस नॉलेज को. जस्ट बाय बोरोइंग दैट नॉलेज यू आर ट्राइंग टू क्लियर दिस एग्जाम विदाउट मेकिंग दैट नॉलेज पार्ट ऑफ योर लाइफ. That is what is the change you need to bring while learning this. That is what my meaning of learn the way of learning. मैं एक अलग से टॉपिक, अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पे ऊपर, बिकॉज ये थोड़ा समझाने वाली बात है. एक टॉपिक लेके मैं आपको समझाऊंगा कैसा सीखना है विदाउट मेरा दिमाग को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे सब याद होगा. No mnemonics, which is nonsense. I remember or I understand because I understand the thing, not that I remember anything. My next message is, let your logic answer the questions, not your memory. हम याद रख के क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखेंगे, हम कॉमन सेंस से लिखेंगे.
ये कैसा होता है मैं बताता हूँ। बिफोर दैट लेट मी शेयर वन एक्सपीरियंस। एक बार मैं एक्चुअली हर साल कैट एग्जाम देता हूँ, जस्ट आई एंजॉय गिविंग इट एंड मेनी पीपल उस दिन परेशान होता है, उसकी परेशान वाली फेस देख के भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं देता रहता हूँ। एक साल मैं दे रहा था पेपर, मेरे सामने मीन्स वे जब पेपर देने से पहले चेक करेगा आईडी कार्ड वगैरह तभी अंदर भेजेगा। मेरे सामने somebody was there एंड उसको बोला है यू आर नॉट अलाउड, आप साइड पे रहो। मैंने पूछा क्या हुआ, मैंने ना अपना पैन कार्ड लेके आया, वे बोला पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं है तो वे एक्सेप्ट नहीं होगा आईडी प्रूफ में। जब मेल आया है जो एडमिट कार्ड का, उसमें लिखा है क्लियरली एनी फोटो आइडेंटिटी कार्ड यू टेक, बट वे भी पैनिक हो गया जब ऐसा क्वेश्चन ऐसा बोल दिया तो वे ये सर प्लीज करो ऐसा कुछ करके रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन कुछ बात नहीं कर पा रहा था। मैं इतना लकीली, मैंने उनको बोला एड्रेस किस बात की चाहिए, क्या चिट्ठी लिखेंगे क्या इसके घर पे, फोटो आइडेंटिटी चाहिए, वे तो फोटो है, एड्रेस की कोई लेना देना नहीं। लेकिन है ना पैनिक मोड में ना ऐसा चीज याद नहीं आता है। जब लॉजिक होता है क्यों चाहिए एड्रेस, ये चेक करना है ना सेम पर्सन आया नहीं, दैट इज द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। वे तो है फोटो देखो पहचानो, यही चाहिए ना। वे तो वे भी एक लैब असिस्टेंट को रखा होगा वहां, तो उनको इतना नहीं पता होता है। मैंने बोला आपका जो सेंटर मैनेजर है उसको बुलाया है, वे बोला कोई बात नहीं जाने दो, तो ही फेल्ट हैप्पी। समझ रहे ना, जब हम दिमाग लॉजिक यूज नहीं करेंगे परेशान हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल लेके। यू टेक दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2015, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज्ड। अगर आपको इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होता है यही नहीं पता हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आपका लर्निंग चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, लेकिन उतना तक चाहिए जितना बेसिक्स है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप हर चीज समझते हैं। आईआरएस का एप्लीकेशन आप एज इट इज पढ़ लेते हैं। एक बुक में आपको 2 एप्लीकेशन मिला, एक बुक में 2-3 और मिला, सो 2-3 बुक्स पढ़ के आप कुछ याद रखेंगे। लेकिन एग्जाम में सेम एप्लीकेशन नहीं देगा, कुछ और देगा, तो आपको लगेगा यार मैं 2 बुक्स पढ़ के आया हूं, तभी भी उसमें 3 आया है, 2 नया। यहां देखिए 5 एप्लीकेशन दिया है इस क्वेश्चन में, मे बी 3 उन बुक से आया होगा, 2 नया दिया होगा। आपको क्या लगेगा यार इतना पढ़ने के बाद भी 2 के बारे में मुझे पता नहीं, तब भी मैं एक आंसर नया आ रहा है, 2 तो एलिमिनेट कर पाया ऑप्शंस को, 2 बच गया, आप कंफ्यूज हो गया। यही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि आपने हर चीज याद रख के आंसर करने का कोशिश कर रहे हो। अगर बेसिक्स तक आपने समझ लिया, उसके बाद यूर लॉजिक इज आंसरिंग, डजंट मैटर वॉट एवर द क्वेश्चन कम्स, हम आंसर करके आएंगे। कैसा? नाउ पहले मैं आपको समझाता हूं आईआरएस क्या है। डिटेल में नहीं जाता हूं, अभी टाइम नहीं है, मैं ओवरऑल समझाता हूं। आईआरएस जनरली लो अर्थ ऑर्बिट मींस कम हाइट में, सरफेस से ज्यादा दूर नहीं करेंगे, 500-600 किलोमीटर के आसपास हाइट में हम लॉन्च करेंगे। वे पोल टू पोल ऐसा घूमता रहेगा। यू कैन सी, आई विल शो यू दैट क्लिप, ये जो फिगर आप दिख रहा है उस पर आप मैंने वीडियो प्ले करूंगा अभी। वे जब अराउंड 1.5-2 आवर्स टाइम लगता है वे घूमने के लिए। जब एक घूम के आएगा, आप देखिए एक बार घूम के आया, नाउ इंडिया के ऊपर आए हुए, राइट, ये देखो सैटेलाइट इंडिया के ऊपर है। अगर दोबारा नेक्स्ट राउंड में आएगा तब तक अर्थ इज आल्सो रोटेटिंग अंडरनीथ, सो तब तक इंडिया निकल जाएगा, कुछ और पार्ट आएगा, राइट। सो इससे प्रॉब्लम ये है, वे जब नेक्स्ट टाइम आएगा 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद, वहां सेम प्लेस में नहीं होगा। Earth is drifting. Because of this, it cannot focus on one place always. अगर एक सैटेलाइट हम लॉन्च करें 24/7 अवेलेबिलिटी नहीं होगा वे इंडिया के ऊपर, गेटिंग मी। बट एक कम हाइट में रहने की वजह से इट विल गिव यू क्लियर पिक्चर्स, और यू कैन से अर्थ ऑब्जर्वेशन में यूज करेंगे, अच्छा इंफॉर्मेशन देगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? अगर टेलीकम्युनिकेशन में फोन बात करना है, ऐसा चीजों पे हम ये सैटेलाइट यूज नहीं करेंगे, वहां हम ये यूज करेंगे जो हमेशा के लिए अवेलेबल हो, 24/7 अवेलेबल हो। सो व्हाट इज आईआरएस? इट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन में यूज करेंगे। इसका बेनिफिट ये है क्लियर इंफॉर्मेशन, बट ड्रॉबैक ये है 24/7 अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा। अगर इतना आपने समझ लिया है, ये तो आप पढ़ेंगे, कोई भी बुक में लिखा होगा, बट उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। वी डोंट रिमेंबर, नाउ यू सी द क्वेश्चन। कहां आईआरएस को यूज करेंगे हम खुद बताएंगे, पढ़ के नहीं, मेरा सेंस बताएगा, अभी आपका सेंस बताएगा। क्या कैसा? फर्स्ट देखिए, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी।
क्रॉप प्रोडक्शन को असेस करना है तो बेटर ऑब्जर्व करना चाहिए। बट टाइम की क्या लेना देना है, क्रॉप सुबह होगा तो शाम को भी रहेगा ना, ऐसा नहीं सुबह रहेगा दोपहर में कट करके ले गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। थोड़ा टाइम 1 घंटा 2 घंटा आगे भी मेजर करो, कोई दिक्कत नहीं, असेस करो, टाइम बाउंडेशन नहीं है यहां, सो यू कैन यूज इट। सेकेंड, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर सुबह होगा तो शाम को भी होगा, सैटरडे जब अवेलेबल है तभी स्टडी करो, कोई बात नहीं, जल्दी में नहीं हो आप, हर मिनट की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको, सो टाइम बाउंड नहीं है, सो यू कैन यूज IRS। थर्ड, मिनरल एक्सप्लोरेशन, यस मिनरल को एक्सप्लोर करो, मिनरल्स ऐसा नहीं ना 7 बजे गोल्ड होगा वहां, 8 बजे गोल्ड नहीं आयरन होगा, ऐसा तो बदलेगा तो नहीं है ना, तो कोई दिक्कत ना, आराम से करो, टाइम की बाउंडेशन नहीं है, यू कैन यूज IRS। फोर्थ, टेलीकम्युनिकेशन, आपने फोन लगाया किसी दोस्त को, ये बोला अभी सैटेलाइट अवेलेबल नहीं है, अब कल सुबह 8 बजे फोन करो, अच्छा थोड़ी लगेगा आपको, इसका मतलब है इसमें यूज नहीं कर सकते, बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन जब आप फोन करेंगे तब अवेलेबल होना चाहिए, सो वी कैन नॉट यूज इट। ट्रैफिक स्टडीज, ट्रैफिक स्टडीज का क्या मतलब होता है, कितने बजे कितने जंक्शन में कितने ट्रैफिक है, राइट, इस रोड पे सुबह 7 बजे कितने ट्रैफिक है, दोपहर में कितने ट्रैफिक है, शाम को कितने ट्रैफिक है, ऐसा स्टडी करेंगे ना टाइम के साथ, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज इट। समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस से बताएंगे, वंस यू नो द बेसिक्स, IRS क्या है जानना सीखना है, उसके बाद हम आंसर करेंगे हर क्वेश्चन, दिस इज व्हाट द लर्निंग यू नीड टू नो, तब आपको लगेगा सिलेबस बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज आपने हर चीज थोड़ी पढ़ना है, बेसिक्स ही समझना है, उसके बाद आप ऐसा क्वालिटी इंप्रूव करना है खुद आंसर कर पाए, गेटिंग मी। सो इवन यू सी समटाइम्स नो नीड टू सी ऑल 5, कभी कभी 1-2 बताने से भी आंसर मिल जाएगा आपको, गेटिंग मी। सो हियर क्या है, 1 2 3 ओनली, 1 इज द आंसर। Hope you are understanding. I am not here to teach you the subject. I am trying to explain my message, prove my message. That's why I took this. So that's why IRS क्या है, आपको नहीं समझ में आया तो I am not here to explain it to you now. उसके लिए अलग वीडियोस है, ओके। Hope you got it. So most of the questions हम खुद आंसर करेंगे, हमारा सेंस यूज करके आंसर करेंगे, not that वे कहीं हमने पढ़ के आया है। If you understand this, syllabus is going to be very simple and all questions you answer correct, no need to read so many books. You watch this video, you better understand my message, then I'll talk. विकास, अंकुर क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हो रहा, अच्छा अभी ठीक हो, रेडी हो अंकुर? हाँ सर रेडी। ओके विकास, अंकुर, तुम दोनों का 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। लोधी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, दौलत खान लोधी। लोधी साम्राज्य की स्थापना 1451 में इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, दौलत खान लोधी। लोधी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हाँ इब्राहिम लोधी, बहलोल, इब्राहिम, बहलोल, सिकंदर, दौलत खान। सिकंदर लोधी, आई एम डैम श्योर, जस्ट गेट इट प्लीज। सिकंदर, या लोधी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम, बहलोल, सिकंदर, दौलत खान। इब्राहिम लोधी। 100%? हाँ 100% आप। सिकंदर? नो इब्राहिम। कितना क्या बोला सर उसने? ये किस प्रकार का दोस्त है? कहता है पहले सिकंदर लोधी कंफर्म्ड है, फिर जानते जानते कहता है इब्राहिम लोधी। अच्छा दोस्त है। इब्राहिम लग रहा है सर। 1456 1451 1451 सिकंदर लोधी या दौलत खान? सिकंदर या दौलत खान? सिकंदर या दौलत खान लग रहा है। सिकंदर या दौलत खान? सिकंदर या दौलत खान? दौलत खान, सिकंदर। एक बार समझ में अच्छा है तुम डॉक्टर नहीं हो, मैं तुम्हारे पास आता मलेरिया के साथ या डिप्थेरिया के साथ, तुम मुझसे ही पूछ रहे थे मलेरिया, कॉलेरा।
पेशेंट से पूछ रहे हो तुम? 1400 इब्राहिम लोधी हाँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इन्वॉल्व थे, ओके, तो वो नहीं हो सकते। बहलोल लोधी ने स्थापना नहीं की है, कभी पढ़ा नहीं कि स्थापना की कभी है। पढ़ा नहीं है उनका बारे। सिकंदर या दौलत खान, सिकंदर लोधी लग रहा है सर। लग रहा है? जोर से लग रहा है कि जोर से लग रहा है। सिकंदर लोधी। फ्रीज इट प्लीज। फ्रीज इट? जी वेल डन, स्माइल करके बोलो यार। Freeze it, इतना अच्छा please. खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। सी सिकंदर लोधी, आई फ्रीज इट। दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी फ्रीज। दौलत खान लोधी को या सिकंदर को ही करिए सर। सिकंदर, लेट्स गो सिकंदर। सिकंदर लोधी। पागल हो गया मैं। बता दे यार, तू बता दे मेरे यार। मैं नहीं खेलांगा। दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी कंफर्म? सिकंदर कर दीजिए। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी क्या? कॉम्पैक्ट पड़ा जी। सी सिकंदर लोधी। फ्रीज इट प्लीज। क्यों ऐसा लगा कि सिकंदर लोधी होंगे? तुम कंफ्यूज थे दौलत खान लोधी में? सर उसने फ्रेंड ने भी बोला था सिकंदर। फ्रेंड ने तो जाते वक्त फिर इब्राहिम भी बोल दिया था यार। बट अनफॉर्चुनेटली ये आंसर रॉन्ग है। सही आंसर है बी, बहलोल लोधी। My next message is, our last one, it is a question. Many of you say UPSC unpredictable है, जितना मर्जी पढ़ के जाओ पता नहीं क्या क्या पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। So क्या ये UPSC really unpredictable or somebody has told you? What is the proof that it is unpredictable? See, अभी IIT का एग्जाम देखिए, उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, सम क्वेश्चन एक सेक्शन ऐसा आता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शन सही होता है। नॉट ओनली ए बी सी डी में एक से ज्यादा आंसर सही होता है। आप सारे सही आंसर्स को मार्क करो तभी आपको फुल मार्क्स मिलता है। क्या अचानक बिना बता के यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन दिया किसी साल? यू आर एक्सपेक्टिंग सेम टाइप आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे या पेपर 2 में 80 क्वेश्चन आएंगे, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। एंड 4 ऑप्शंस होंगे एंड 4 में एक ही सही होता है, ऐसा ही आ रहा है? या अचानक कभी किसी साल एक से ज्यादा ऑप्शन सही हुआ? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है ना। सिमिलरली जब मैं गेट देता था, मीन्स मैं कॉलेज में था, गेट में ऐसा क्वेश्चन आते थे, 2 क्वेश्चन होता है, एक आंसर करेगा, उसको आंसर यूज करके फिर सेकंड क्वेश्चन आंसर निकलेगा एंड दोनों सही होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। क्या यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया है आजकल? कभी नहीं आया ना। तो पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, 4 की जगह 5 ऑप्शन दिया, कभी इतना भी चेंज नहीं कर रहे हैं। सेम क्वेश्चंस, सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस, एक ही सही आंसर है, हर क्वेश्चन अलग अलग है, हर सेम पैटर्न दे रहा है, तो कहां से अनप्रेडिक्टेबल हो गया यूपीएससी? सिर्फ इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर करंट अपडेट से करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन दिया, इस साल पॉलिटी पे ज्यादा क्वेश्चन दिया, इसलिए अनप्रेडिक्टेबल है? कहां बताया मैंने इतना क्वेश्चन इतना मॉड्यूल में दे दूंगा? ये तो आप सोच रहे हैं ना, आप डिसाइड कर रहे हैं ना कौन सी क्वेश्चन से, कौन सी मॉड्यूल से कितने क्वेश्चन आया तो क्या फर्क पड़ना चाहिए आपको, क्यों फर्क पड़ना चाहिए? सारे मॉड्यूल्स पढ़ने की जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर, हम पढ़ना चाहिए ना, हमारा गलती है ना। सी यूपीएससी इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल। हम कुछ मौका चाहिए हमको बोलने के लिए। अनप्रेडिक्टेबल, ये मॉड्यूल से ज्यादा दिया, ऑब्वियसली 14 का जो टॉपर्स की बात करेंगे वे बोलेगा कल्चर पे ध्यान ज्यादा दीजिए प्रीलिम्स में, क्योंकि उसकी साल में कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा आया है। अब लास्ट ईयर की बात करें 16 वाले से, वे बोले करंट ज्यादा पढ़िए, इकोनॉमी ज्यादा पढ़िए, ये बोलेगा। इस साल टॉपर से पूछेंगे तो वे बोलेगा पॉलिटी ज्यादा पढ़िए। ये भी सीधा नहीं पढ़िए, उससे थोड़ा सोच के पढ़िए, मतलब आपका व्यू पॉइंट जैसा चीज आया है, इक्वालिटी का इंप्लीकेशन क्या है, ऐसा आया है, ये बोलेगा।
हम हर साल सुनते रहेंगे तो हर साल अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। आप क्यों सुनना है? सारे पढ़ो, हर एंगल से पढ़ो, सब समझो। ये आपका ड्यूटी है टू नो एवरीथिंग। बट व्हाई टू नो? यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड यूज योर ओन माइंड। मोर ओवर, इतना क्वेश्चंस रिपीट होता है यूपीएससी में। आई विल शो यू। यू टेक ए क्वेश्चन asked in 2009 CASF, the same question without any change came as it is in CSAT 2013. You don't believe me? Every year in paper 1 also 25 to 30 questions come as it is from various previous papers. Not only the previous papers of civil services, other UPSC conducted exams also. Even आजकल स्टेट एग्जाम से भी उठा रहा है। स्टेट एग्जाम एपीपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान का पीसीएस, एमपीपीएससी, उससे भी आप पढ़े, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करें या थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन को दे दें। यू नीड टू बी रेडी विद ऑल दो थिंग्स। उसी से 25-30 क्वेश्चन आ रहा है। व्हेन ही इज गिविंग, इवन क्वेश्चंस आर बीइंग कॉपीड, बट आप बोल रहे हैं ये अनप्रेडिक्टेबल है। पेपर इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल, मोर ओवर क्वेश्चंस आर आल्सो क्वाइट प्रेडिक्टेबल। हम तैयारी उस तरह में नहीं कर पा रहे जो पेपर सेटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमको लग रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल है। सी आई विल सॉल्व दिस। ऐसा तो इजी क्वेश्चन है। इन ए गैरिसन देयर वाज फूड फॉर 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। गैरिसन में 1000 सोल्जर्स के लिए 30 दिन का खाना है। आफ्टर 10 डेज, सो 10 दिन हो चुका है, इसका मतलब 20 दिन का खाना बचा है। 1000 मोर सोल्जर्स ज्वाइंड द गैरिसन। अब क्या है, 1000 सोल्जर्स और ज्वाइन हुआ है। Now, how long the soldiers would be able to carry with the remaining food? Obviously, 1000 सोल्जर्स के लिए 20 दिन का खाना है, लेकिन अब सोल्जर्स 2000 हो गया है। ऑब्वियसली खाना 20 दिन के जगह आएगा 10 दिन। हाई क्वेश्चन बहुत ही आसान, मोर ओवर कॉपीड। बहुत ही बार ऐसा होता है, लेकिन हमारा मजबूरी ये है, हम ऑलरेडी एक माइंडसेट ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूं। मैं कैट हर साल देता हूं। 2009 से पहले कैट वाज पेपर बेस्ड। तब एडमिट कार्ड आपके घर पे कोरियर में आता था, आप जस्ट उसको लेके जाना होता था। 2009 में पहले बार क्या हुआ, एडमिट कार्ड आया आपका मेल पे। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड एंड यू हैव टू टेक इट प्रिंट आउट। तो सारे जनरली व्हाइट पेपर पे प्रिंट आउट लेगा। मैंने एक रेड कलर की पेपर पढ़ा है मेरे पास। जब हम जनरली मैं हैंडआउट्स देता था व्हाइट पेपर्स पे, ऊपर जो हैंडआउट का कवर पेज मैं कलर पेज रखता था, वैसा कलर पेज रहा है ऑफिस में रेड कलर का, मैं उसके ऊपर प्रिंट आउट लेके गया है। वहां चेक करने के बैठा है, पहले चेक करना है एडमिट कार्ड सही है उनकी लिस्ट में से और आपका एडमिट कार्ड में से सेम है या नहीं, देख के अंदर भेज देता। मैं देख रहा था, उसको समझ में नहीं आया। मैंने पेपर दिया, ये देखा, 2 मिनट देखा, उनको समझ में नहीं आया। फिर बगल में एक मैडम भी सेम काम कर रहे हैं, उनको भी बुलाया है। मैडम जी एक बार इधर आए। मैडम भी आए, वे दोनों देखा। फिर मुझे पूछा, भैया ये लाल कलर क्यों है? कमाल है यार। मैंने बोला, भैया लाल कलर पेपर पे प्रिंट निकालेंगे तो लाल ही होगा। अच्छा जी, ठीक है, जाइए जाइए। ऐसा होता है, क्योंकि वे भी तो लैब असिस्टेंट्स है उस कॉलेज में, उनको 2 दिन पहले ट्रेनिंग दिया होगा। उस साल प्रोमेट्रिक कंडक्ट किया है एग्जाम, सो प्रोमेट्रिक वाले ने आके उसको ट्रेनिंग दिया होगा, ऐसा चेक करना, ऐसा चेक करना। वे इतना उसको मान लिया। उनको तो काम क्या, नंबर चेक करना, कलर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन तो वे ऐसा सोचा ही नहीं। वे बोला, उनको अनप्रेडिक्टेबल हो गया। सारे व्हाइट कलर पेज लेके आया, सडनली मैंने लाल कलर लेके आया और उसको डिफरेंस दिखा। वे परेशान हो गया, पूछा आप भी ऐसा मत करो यार, वे जो देखे ये टॉपिक से ज्यादा है अनप्रेडिक्टेबल। कोई बोल दिया, आप भी मान लिया। कैसा अनप्रेडिक्टेबल? प्रूव इट। कैसा अनप्रेडिक्टेबल? कौन सी नया चीज हुआ? कोई पैटर्न चेंज हुआ अचानक बिना बता के? ये भी बिल्कुल सेम चीज हो रहा है। इट इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल। हम एक चाहिए हमको मौका। Not one question. How many questions are being copied every year? Same questions, same questions. Like एक क्वेश्चन आया है 1995 सिविल सर्विसेज में, सेम क्वेश्चन दोबारा आया है 2013 में। पेपर 1 का भी कॉपी होता है, पेपर 2 का नहीं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये पेपर बनाते कैसा? पहले सपोज मैं एक इस पे मे बी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है या कुछ ऑफिसर्स को भी देता है चांस। मुझे आया है ये पेपर बनाना है। आप सो टॉपिक में, फॉर एग्जांपल यू मेक मॉडर्न हिस्ट्री से आप 10 क्वेश्चंस बना दो। बनाने के लिए मुझे पैसा मिलता है, बहुत कम मिलता है, चाहे 500 250 मिलता है, 500 ले लो, 500 मिलता है पर क्वेश्चन दैट आई कंट्रीब्यूट। अगर ये क्वेश्चन सेलेक्ट होगा
फाइनल में, देन 500 और मिलेगा मुझे। मेरा तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर तो है ही नहीं पैसा, बिकॉज 500 के लिए ये नहीं, पैसा भी वे लोग ऐसा भी नहीं रहेंगे, दे आर नॉट मनी माइंडेड। बट यू नो माई होल वर्क इज नॉट ओनली मेकिंग दीज क्वेश्चंस, आई हैव मेनी अदर जॉब्स, आई हैव माई ओन, मेरा अपना काम है, मैं ये एक्स्ट्रा एड ऑन है ये वर्क, तो मैं ऑब्वियसली यू नो आई ऑल्सो नीड टाइम टू मेक इट। एंड मोर ओवर मैं सिर्फ एक व्हाइट पेपर लेके उस पर क्वेश्चन लिखना शुरू नहीं करूंगा ना, बिकॉज मैं कभी पढ़ा होगा या कभी मेरा बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट के ऊपर, ऐसा नहीं मैं डेली, जैसा आप डेली जा रहे हो मार्केट में जो भी मिल रहा है डेली, आपका लाइफ तो यही हो गया ना, सुबह से रात तक यही पढ़ रहे हैं ना आप। मेरा काम तो ये नहीं है, मैं तो कहीं जाके काम कर रहा हूं, मैं समझ में आ रहा है, मैं तो कुछ लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, तो बीच में जब ये आया हो मैंने काम कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो बेसिक नॉलेज है मेरा उसको यूज करके मैं क्रिएट करूंगा क्वेश्चंस को, एज इट इज नहीं उठाऊंगा कहीं से, राइट। बट इफ आई एम लेजी और मे बी जैसा एग्जाम पहले रात को पढ़ते हैं वैसा ही कभी कभी क्या होता है एक दिन पहले शुरू करते हैं बिकॉज टाइम नहीं मिला, तब क्या होगा ऑटोमेटिकली यूपीएससी का ही एक फाइल होगा ना सारे पिछले क्वेश्चंस उसका लिस्ट, वे मैं ओपन करके उसमें से देखूंगा, आइडिया ले लूंगा। अगर मैं थोड़ा यंग एंड एक्टिव हूं मैं उस आइडिया से मैं खुद थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, अगर थोड़ा लेजी है मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है तो एज इट इज कॉपी पेस्ट भी करूंगा। सो 10 में मैं 6 थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, 2 मैं एज इट इज उठाऊंगा, 2 मैं क्या करूंगा रिसेंटली क्या ट्रेंडिंग है उस टॉपिक पे, टॉपिक का आइडिया उसी से लिया क्वेश्चन से, और रिसेंटली कुछ हो रहा है मे बी पीआईबी जो स्टैंडर्ड वेबसाइट से या स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन से मैं निकाल के उसके ऊपर ब्रॉडली क्वेश्चन पूछूंगा। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम आर ब्रॉड इन नेचर, दे आर नॉट वेरी एनी नैरो क्वेश्चंस जो आप पढ़ते हैं, ये बात आपको समझना है। अकॉर्डिंगली आप सीखेंगे तो आपको लगेगा यूपीएससी इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल। अगेन इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा प्रूविंग इट, टेकिंग 50-100 क्वेश्चंस, अदरवाइज वैसा बोलना आसान है, आपको समझाने के लिए टाइम लगेगा। ये तो ब्रॉड समझा रहा हूं मैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। Otherwise, you see this question: 7 men A, B, C, D, E, F, G are standing in a queue in that order, in the same order: A, B, C, D, E, F, G. Each one is wearing a cap of different color. Like, I don't want to know what are the colors. Some color का cap पहना है. Now D is able to see in front of him green and blue. ऐसा कुछ लिखा है. पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे जाऊंगा। लास्ट लाइन देखिए, द कलर ऑफ द कैप वोन बाय एफ इज। मैं पूछ रहा है कि एफ का कैप क्या है। अब पढ़ूंगा मैं वन बाय वन। डी इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू। डी उनके सामने ग्रीन एंड ब्लू दिख रहा है, एफ तो उनका पीछे है। इसका मतलब ग्रीन एंड ब्लू डी के सामने वाला किसी ने पहना है, एफ का कैप नहीं हो सकता। इसका मतलब एफ का कैप ना ग्रीन हो सकता है ना ब्लू हो सकता है। तो ऑप्शन में से मैं ब्लू को एलिमिनेट करूंगा। नेक्स्ट लिखा है ई कैन सी वायलेट एंड येलो बट नॉट रेड। इसका मतलब ई उनके सामने किसी ने वायलेट एंड येलो पहना है इसलिए देख पा रहा है, बट एफ उसकी पीछे है तो एफ का कैप ना वायलेट हो सकता है ना येलो हो सकता है। तो ऑप्शन में से मैं वायलेट को निकालूंगा। नेक्स्ट जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज। जी कौन है? लास्ट पर्सन। उनको सारे दिख रहा है अदर देन ऑरेंज। क्यों? ऑरेंज खुद को ऊपर होगा दैट मींस ऑरेंज खुद ने पहना होगा। सो एफ का कैप ऑरेंज भी नहीं हो सकता है, तो क्या है? रेड है। क्वेश्चन बहुत आसान है, मोर ओवर कॉपीड है। गेटिंग माई मैसेज? टेक मोर। 2016 पेपर 1, who of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? आंसर तो जेम्स प्रिंसिप है, मैं कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं यहां। सी 2016 में आया है, एज इट इज कॉपीड फ्रॉम 1993। अशोकन इंस्क्रिप्शंस फॉर फर्स्ट डिस्फर्ड बाय, ये ऑलरेडी 1993 में आया है। एंड दोबारा बस 2 ऑप्शन गलत ऑप्शंस को चेंज किया है, अदरवाइज राइट ऑप्शन सेम है। पिछले 2 सी है यहां आंसर 2016 में, बी बनाया है, ऑप्शन का ऑर्डर ही चेंज किया ना। यही तो करते रहते हैं। इस साल भी देखिए 2017 में कितने क्वेश्चंस। बटलर, राइतवारी, जो काकतिया का कोड कॉपी डी है का मतलब बहुत क्वेश्चन एज इट इज कॉपी होता है। कभी कभी क्वेश्चन कॉपी करता है, थोड़ा ऑप्शन को आगे पीछे कर देता है, या आइडिया कॉपी करके आइडिया से थोड़ा बदल के बनाता है। वहां लिखा 2 + 3 कितना है, यहां पूछेगा 2 + what = 5। ऐसा चेंज भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स गलती से क्वेश्चन चेंज होता है, ऑप्शन चेंज करना भूल जाता है, इसलिए गलत भी हो सकता है।
होता है। लाइक एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जैट आई थिंक 2011 और 12 एक जैट पेपर थी। वे जब बनाते हैं ना क्वेश्चंस, मे बी एक देयर विल बी टीम, एक बंदे को लगा होगा वे क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है, दिया तो कंट्रोल एफ करो, चेक करो, बट लेजी होने के कारण हो सकता है मे बी वे ने क्या किया, किसी और को फॉरवर्ड किया। एक क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिखा ईजीटी रिपीट, ऐसा करके क्वेश्चन मार्क करके किसी को फॉरवर्ड किया है, आप चेक करके बताओ। वे भी चेक करने को मे बी उसको भी थोड़ा बुरा लगा होगा, टाइम नहीं होगा, वे भी डाल दिया एज इट इज। सो क्वेश्चन पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन लिखा है, ब्रैकेट में लिखा ईजीटी रिपीट क्वेश्चन मार्क, देखो कैसा हो रहा है। So understand that and believe it is very predictable. In fact many questions actually वे चोरी कर रहे हैं क्वेश्चंस को पिछले से ही या डिफरेंट एग्जाम से, लेकिन ये पकड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन आप ऑलरेडी डरे हुए हैं, डरे हुए बंदे को डराना और आसान है। इसलिए मैं चोर भी हूं, लेकिन तो मैं इतना आपको ये कर रहा हूं, दबा के रखा हूं, आप परेशानी में आप मुझे मान रहे हो, इतना परेशान है। इवन आप बाइक में जा रहे हैं, कोई आपको बोले आपका बाइक का पीछे टायर आगे जा रहा है, तब भी आप परेशान हो के बाइक का ब्रेक मारने वाले हैं। इस तरह की परेशान क्यों हो रहे हैं? इसको असली नेचर समझे और तरीका तैयारी करने का असली बनाए और तैयार करें। फर्स्ट अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने लगता है फ्रॉम जीरो लेवल टू स्टार्ट एंड कवर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू, सबकी तैयारी करने में। और पहले अटेम्प्ट में आराम से हंसते हंसते जाके विदाउट एनी बीइंग पैनिक जाके क्लियर करके आओ, तो उसमें क्या बात है? व्हाई यू आर टेकिंग इट द वे विच हैज टू बी टेकन, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग दैट वे? आपका लाइफ ही बन गया ना। आईएएस की तैयारी करने के लिए 2-3 साल एक अलग सा दुनिया में क्यों खोए हैं? अगर अनफॉर्चुनेटली क्लियर भी नहीं होता है, बाहर आके फिर जीरो लेवल पे आ गया, ऐसा क्यों? बाहर अगर क्लियर नहीं भी होगा तो हमने इतना सीखा तो उसका लाइफ में कितना यूज कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन का, हम उसकी लायक भी नहीं बन रहे हैं। दैट मीन्स हमारा तैयारी में कहीं गलती है, बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग, वी आर डेस्परेटली स्टडीइंग टू क्लियर द एग्जाम, वी आर नॉट मेकिंग इट दिस लर्निंग एज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दैट इज वेयर द मिस्टेक इज अकॉर्डिंग टू मी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। So finally, whatever I am trying to tell you, it is easy, no doubt in that. I know that, I know the logic, that's why I am confidently saying it. But if you just believe in me, nothing will happen. You need to understand this. इसके लिए मैं और वीडियोस इसलिए बनाऊंगा, so that आपको जल्दी, ओवरनाइट तो मैं आपका फीलिंग बदल नहीं सकता हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि अगर थोड़ा लग भी लेता है आपको कुछ लोगों को, मे बी अगेन मार्केट में आपको यही सुनने में आएगा, सो आप तो यही मानेंगे। मैं तो आई एम हेल्पलेस इन दैट, इट्स अप टू यू। बट इफ यू कैन बिलीव, यू कैन स्टार्ट। ज्यादा से ज्यादा यू मे स्टार्ट, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड, यू विल अचीव। So it's all, the key word here is understanding. If you can do that, I am telling you, you are the one to be among the finalists this year. This is the most easy exam. I am telling you again and again with proof. I will do it with more videos. Already I have done some contribution. If you like it, thank you. You can follow me. Okay. So thank you and all the best. I wish you all do good and you will make something. Whether you become an IAS officer as well as you become such a person in life, so देश को आगे बढ़ाए।